इस्मत रेजी केस में एसआईटी ने साबिक वजीर चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया है। चिन्मयानंद को एसआईटी ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया। चिन्मयानंद को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। गुज़श्ता दिनों कानून की तालिबा का दफा 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया था। इसके बाद से ही मुतासरा चिन्मयानंद के खिलाफ इस्मत रेजी का केस दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। मुतासरा ने चिन्मयानंद की गिरफ्तारी न होने की सूरत में खुदकुशी की भी धमकी दी थी। हमारे साथ न्यूज़ 18 पर ये बात करते हैं। सर, चिन्मयानंद जी की आज गिरफ्तारी हो गई है, कैसे हुई और क्या कहना है? आज सुबह उनके आश्रम से उनको गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी की टीम ने उनको गिरफ्तार किया, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और उनको जेल भेजा गया है। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उनको जेल भेजा गया है। साथ ही साथ 3 और अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है जो एक्सटॉर्शंस के मामले में जो अभियुक्त थे, उनके खिलाफ भी एक्सटॉर्शन साक्ष्य को नष्ट करने का और आईटी एक्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उन्हें भी जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब उन्होंने कहा कि मामला जो दर्ज था, जांच हुई, छानबीन हुई और उसके बाद चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा जा रहा है और 3 लोगों पर और रंगदारी मांगने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कैमरा पर्सन अब्दुल वाजिद के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। कानून अपना काम कर रहा है। पहले दिन से ही सरकार इस पे संजीदगी से इस पे काम कर रही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था। इन सब चीज़ों को लेते हुए पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है और उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी चीज़ सामने आई है और उसके बाद जो कार्रवाई करनी चाहिए उसमें गिरफ्तारी है तो वो करा गया है। तो कानून ने अपना पूरा काम किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतजाम अंबेडकर पार्क का रंग तब्दील कर दिया गया है। अब तक इस पार्क का गेट और दीवारें और पार्क में लगे बच्चों के झूले का रंग नीला हुआ करता था, लेकिन इसे अब भगवा रंग में रंग दिया गया है। अंबेडकर पार्क का रंग तब्दील किए जाने से रामपुर में डॉक्टर अंबेडकर के मानने वालों में जबरदस्त गुस्सा है। बीएसपी ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क के रंग को भगवा रंग में रंगने की मुखालफत की है। बड़े खेत की बात है, शायद मेरी उम्र में ये पहला एक ऐसा बात हुई है मेरे सामने कि इस देश में अंबेडकर पार्क को भगवा रंग में रंग दिया गया हो। और मुझे ताज्जुब है कि जो पार्क अंबेडकर पार्क रामपुर में है, ना तो वो पॉलिटिकली कोई किसी पॉलिटिकल अड्डा है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है, वो रामपुर की म्युनिसिपैलिटी का एक बनाया हुआ पार्क है जो कि जनरल पब्लिक के लिए है। और ये सभी जानते हैं कि वो अंबेडकर पार्क जिसमें अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है, वो सिर्फ उस समाज के ही नेता और आदरणीय नहीं है जिसको वो बिलोंग करते थे। माननीय अंबेडकर जी का कलर जो कि ब्लैक कोट और नीली पैंट में उनका एक सिंबल है, उसको व्हाइट कर देना ये मेरी समझ से परे है और मैं ये समझता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ा कुछ षड्यंत्र है। यूपी में हुकूमत से तस्लीम शुदा दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम दीगर रियासतों के हजारों तलबा इस साल सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं। मदरसा बोर्ड ने बैरून रियासत के तलबा के लिए इनकम सर्टिफिकेट को लाजमी करार दे दिया है। इनकम सर्टिफिकेट तलबा के होम टाउन से जारी होना चाहिए। हुकूमत की इस शर्त ने दीनी मदारिस को नई मुश्किलात से दो-चार कर दिया है। पेश खास रिपोर्ट। एक तरफ तो रियासती हुकूमत दीनी मदारिस के तलबा तक स्कॉलरशिप पहुंचाने के लिए बड़े बड़े जलसे कर रही है, दूसरी जानिब दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम दीगर रियासतों के तलबा के लिए स्कॉलरशिप का हुसूल नामुमकिन दिखाई देने लगा है। दरअसल मदरसा बोर्ड ने मदारिस में ज़ेर तालीम दीगर रियासतों के तलबा के लिए होम टाउन का इनकम सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया है। इस सर्टिफिकेट के बगैर स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त मंजूर नहीं की जाएगी। जो बिहार बंगाल के बच्चे हैं मदरसे में हॉस्टल वाले, उनका आय प्रमाण पत्र बिहार बंगाल में ही बनेगा। अगर उनको हम वापस भेजते हैं तो जितने का आय प्रमाण पत्र नहीं उतना ज़्यादा किराया लग जाएगा। इस कारण से उनका स्कॉलरशिप के लाभ से वो वंचित रह रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या होना ये चाहिए कि जहाँ के बच्चे हैं वहाँ तहसील उसील से कहना चाहिए कि ये हॉस्टल का ही पता दे करके उनका आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहिए। हुकूमत की इस नई शर्त से दीनी मदारिस के तकरीबन 50% बच्चे स्कॉलरशिप से महरूम हो सकते हैं।
इससे पहले खानदानी इनकम की तस्दीक के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन को काफी समझा जाता था और स्कॉलरशिप के फॉर्म मंजूर हो जाते थे। यूपी के दीनी मदारिस में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के बच्चे बड़ी तादाद में ज़ेर तालीम हैं। ऐसे में इनकम सर्टिफिकेट की शर्त ने उनके लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अदर स्टेट्स वालों को दिक्कत थी क्योंकि वो गवर्नमेंट कहती थी कि हो सकता है वहाँ भी ले रहे हों, लेकिन पढ़ यहाँ रहे थे, कैसे लेंगे वहाँ। लेकिन फिलहाल ऐसा था तो उसमें आधे लोगों को नहीं मिल पाती थी। अब वही प्रॉब्लम फिर है कि इनकम सर्टिफिकेट वाला, एक तो इनकम सर्टिफिकेट पहले था कि आप सेल्फ इनकम शो करते थे तो मान ली जाती थी, अब कचहरी से आप बनवाना है। एक तो मजदूर आदमी, गरीब आदमी, गांव के आदमी को यही दिक्कत है कि वो जाके दिन भर अपने मजदूरी का नुकसान करेगा। जो गरीब आदमी 300-400 रुपए की मजदूरी करता है, पूरा दिन जाके बैंक खाता और उसमें लगेगा। मदारिस के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर है। इस मुद्दत में तलबा को अपने आबाई शहर या गाँव जाकर मकामी इंतजामिया से इनकम सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि इनकम सर्टिफिकेट का हुसूल एक मुश्किल मरहला है। ऐसे में इस साल मदारिस के तलबा बड़ी तादाद में स्कॉलरशिप से महरूम रह जाएंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम के खिलाफ हुकूमत हिंद से मदाखलत की दरख्वास्त की जाएगी। इस ज़िम्न में फोरम के सदर ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह से बात की है। उम्मीद की जा रही है कि अनकरीब ही वजीर दिफा के साथ फोरम का वफ्द वजीर आजम से मुलाकात करके अपनी तजावीज़ और मुतालबात पेश करेगा। पहले अपने यहाँ का हाउस जो है वो ऑर्डर में लाएं। उस वक्त उनके यहाँ अक़लियतों के ऊपर क्या हो रहा है, वहाँ पर मंदिर और तमाम सब उसके साथ ज़्यादती हुई है। एक तरह से अंदरूनी मामला कहा जा सकता है। हम जो भी कार्रवाई करेंगे वो हुकूमत हिंद के ज़रिए से कर सकते हैं। इंसानियत के नाते जिस जगह पर भी इंसानों पर जुल्म हो रहा है, दूसरी हुकूमतों को उसमें दखलंदाजी करना चाहिए, उसमें उस गवर्नमेंट से कहना चाहिए कि इसके ऊपर रोक लगाए। बेतहाशा बढ़ती आबादी पर लगाम लगाने के लिए अब एक सख्त कानून बनाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के तहत 2 बच्चों का कानून बनाने को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की जानिब से 11 अक्टूबर को मेरठ से दिल्ली के लिए एक खुसूसी मार्च का इनेकाद किया जा रहा है और इस मुहिम के तहत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से वाबस्ता मुस्लिम समाजी और मिली अफराद भी अपना ताउन पेश कर रहे हैं। इस्लाम में भी ये नहीं है कि आप बस बच्चे पैदा करे जाओ, उनको कमा के मत खिलाओ, ना तालीम मत दो, उनका अच्छी परवरिश ना करो, उन्हें खिलाओ पिलाओ मत। तो इस्लाम इसकी पाबंदी लगाता है कि कोई बच्चा पैदा करो उसकी परवरिश अच्छी होनी चाहिए। अच्छी जब भी होगी जब आपकी परिवार छोटा होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार। आज वो वक्त आ गया है कि आज हमारे मुस्लिम कम्युनिटी भी चाहती है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए। सिर्फ 2 बच्चों की नीति बने, उससे हम अपने बच्चों को सही परवरिश दे पाएंगे, जनसंख्या पे कंट्रोल लगेगा और हमारे देश की तरक्की होगी। अभी सब ने ये माना है कि जनसंख्या अधिक हो गई है, रिसोर्सेज कम है। इसका दुर्भाग्यपूर्ण क्रूर चेहरा उभरे, इसलिए अभी से सब लोग मिलकर सावधान हो। मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने मदरसा असातिज़ा को मुख्तलिफ सरकारी ड्यूटी पर लगाए जाने पर एतराज़ जताया है। इस सिलसिले में एसोसिएशन ने यूपी हुकूमत को एक खत भी लिखा है और मुतालबा किया है कि असातिज़ा को मुख्तलिफ ड्यूटी पर लगाने से तालीम मुतासर होती है और इम्तिहान पर भी असर पड़ता है। किसी भी जनपद में कि अध्यापकों की शिक्षा या शिक्षण कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य में उनका इस्तेमाल करना या उनका उपयोग करना अनैतिक भी है और नियम विरुद्ध भी है। मदरसे से अगर कोई सहयोग चाहिए हो किसी भी जनपद में या किसी भी स्टेट में, तो वो उसकी जो है उसके जो जिम्मेदार हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, उनकी मीटिंग लेना चाहिए और मीटिंग लेने के बाद उनकी परामर्श के हिसाब से काम कराना चाहिए। अपनी मर्जी से न नियुक्ति करना चाहिए, न टीचर की ड्यूटी लगाना चाहिए, न इसका अधिकार डीएम को है, न इसका अधिकार जिला अल्पसंख्यक अधिकारी। और सीतामढ़ी में फिर दिखा भीड़ का तशद्दुद भरा चेहरा। बच्चा चोरी के शक में शेल्टर होम के लोगों की पिटाई, पुलिस बनी रही खामोश तमाशाई।
जेडीयू रियासती काउंसिल की माफ कीजिए बिहार हुकूमत हुजूमी तशद्दुद पर सख्त कदम उठाने जा रही है। अब कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं, मुलजिम की शनाख्त होने पर उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। पटना, सहसराम, जहानाबाद और गया समेत बिहार के कई अजला में हुजूमी तशद्दुद के वाकयात रौनुमा हुए। बच्चा चोरी के शुबा में हुजूम के जरिए लोगों की पिटाई का सिलसिला हुनूज जारी है। बिहार में अब तक मॉब लिंचिंग के 39 वाकयात हो चुके हैं, जिनमें 14 अफराद जान गंवा चुके हैं। हुजूमी तशद्दुद के इन मामलों में 345 अफराद को नामजद किया गया है, जबकि 278 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। नीतीश हुकूमत हुजूमी तशद्दुद पर लगाम लगाने के लिए कोशिशें कर रही है। हुकूमत हुजूमी तशद्दुद से मुलविस अफराद की शनाख्त करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती है, बल्कि उन्हें कानून हाथ में लेने से बाज रखने के लिए भी इक़दामात कर रही है। यदि उनका नाम इन कांडों में आता है, उनकी पहचान हो जाती है, जो कि हो भी जाएगी, तो वे एक तरह से समझें कि उनका कैरियर समाप्त ही हो जाता है, क्योंकि अधिकतर इसमें युवा देखे जा रहे हैं। उनका नाम पुलिस थाना के रिकॉर्ड में आएगा तो उसके बाद किसी भी तरह के चरित्र सत्यापन में उनकी प्रतिकूल टिप्पणी ही जाएगी और ये उनके हमेशा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। और इन बजाय हो सकता है कि गुंडा पंजी वगैरह में भी उनका नाम दर्ज हो और जो परमानेंट रिकॉर्ड हैं, और फिर वे किसी भी प्रकार के सरकारी अथवा गैर सरकारी व्यवसाय की उम्मीद छोड़नी उन्हें पड़ जाएगी। हम लोगों ने अपराध अनुसंधान विभाग में विश्लेषण किया है, उसमें किसी भी घटना में यह नहीं पाया गया है कि वास्तव में जिसकी पिटाई हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। हाँ, कुछ घटनाएं जरूर हुई हैं जिसमें जो व्यक्ति हताहत हुए हैं या भीड़ का पात्र बने हैं, उनके द्वारा कोई घटना की गई हो, कोई अपराध की घटना की गई, लेकिन उस अपराध की घटना में भी उसकी जान लेने का अधिकार जनता को नहीं है। रियासती इंतजामिया का दावा है कि हुजूमी तशद्दुद के बेशतर मामलात में चार्जशीट जल्द ही दाखिल की जाएगी ताकि ट्रायल की शुरुआत हो सके। इंतजामिया के मुताबिक लोगों को कानून हाथ में लेने से बाज रखने के लिए साइंसी तरीके से शवाहिद इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके और मुलविस अफराद को सजा हो। हुजूमी तशद्दुद के मामलों में सजा होगी तो लोग जुर्म करने से पहले सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या बिहार में भी लागू होगी एनआरसी? इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई साफ नहीं दे रहा है, लेकिन बीजेपी के लीडरों ने इस मामले को उठाकर बिहार में सियासी हलचल जरूर मचा दी है। हालांकि हलीफ जेडीयू ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, वहीं अपोजिशन लीडरान हुकूमत पर निशाना साध रहे हैं। बाहर का आदमी आ गया, आप घबराए हुए हैं कि भाई क्यों करेंगे? तो देश आज़ाद हुआ था तो बाहर के आदमी से तो आज़ाद नहीं हुआ था, यहाँ के लोग लगे हुए हैं, सब चीज़ लगे हुए हैं। देखिए, सवाल है कि ये मैं इस सवाल को मानता हूँ कि ये समय आएगा तभी मालूम होगा। हम मानते हैं आज इस समस्या को हम बिहार के लिए कोई समस्या नहीं मानते। एनआरसी का मुद्दा तो बीजेपी वाले इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें उनमें ध्रुवीकरण दिखता है, इसी नाम पे कुछ मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पटना में जेडीयू रियासती काउंसिल की मीटिंग हुई, जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ पार्टी के तमाम अरकान पार्लियामेंट और अरकान असेंबली ने शिरकत की। मीटिंग में वशिष्ठ नारायण सिंह को मुत्तफ़क़ा तौर पर रियासती सदर चुन लिया गया है। हालांकि सदर चुनने की रस्म पूरी की गई, क्योंकि जेडीयू की तरफ से वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही सिर्फ पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, जिसके बाद से साफ हो गया था कि उनके मुकाबिल कोई नहीं है। वहीं नीतीश कुमार ने अपने लीडरों और तर्जुमानों को सलाह दी कि वो बेकार की बहस में ना पड़े। साथ ही नीतीश कुमार ने इशारों में बीजेपी लीडरों के बयान पर भी पलटवार किया। हम लोगों को बोलना है, अपनी बात बोलना है, चाहे उसको पब्लिसिटी लोग दें या नहीं दें, अपनी बात कहना चाहिए। लेकिन बिना मतलब का दूसरों पर प्रतिक्रिया, कोई अनाप शनाप बोल रहा उसको नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम करिए और देख लीजिएगा कि इस तरह की बात बोल करके पब्लिसिटी प्राप्त करके कोई अपना
जिसको कहिए गलतफहमी का शिकार हो जाता है, उसका तो जो बुरा हाल होने वाला है इस चुनाव के बाद उसकी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। अब माफ करिएगा, आप लोगों को भी कल्पना नहीं, क्षमा करिएगा। जेडीयू रियासती काउंसिल की मीटिंग में नीतीश कुमार ने यह भी दावा किया कि इस बार बिहार में एनडीए 200 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। इस मौके पर उन्होंने लीडरों और कारकुनों को चुनावी तैयारियों में जुट जाने की हिदायत दी। याद नहीं है 2010 में कोई कहता था, क्या कहता था 2010 में? कहता था किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या आया था जी? 243 में 206 सीट अब तक कोई जीता है? देख लीजिएगा, इस बार जितना मन करे उतना बोलिएगा, इसी तरह से 200 से बहुत आगे जाएंगे हम लोग। ये सब चिंता मत करिएगा, जिसको जो मर्जी आए बोलने दीजिए। हुजूमी तशद्दुद के शिकार तबरेज अंसारी की बेवा की जिंदगी अब सिर्फ यादों के सहारे गुजर रही है। शादी के चंद ही दिनों बाद उसकी जिंदगी का सहारा तबरेज अंसारी नफरतों का शिकार हो गया। फिर क्या था, उसके हसीन सपनों की दुनिया उजड़ गई। इस हादसे के बाद अब शाइस्ता अपने मायके में रहने को मजबूर है। आप देखिए तफसीलात, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। झारखंड के खरसावां का नाम आते ही तबरेज अंसारी का मासूम चेहरा और बेरहम भीड़ नजरों के सामने आ जाती है। इस दर्दनाक वाकये से जुड़ा एक और बेबस चेहरा तबरेज अंसारी की बेवा शाइस्ता परवीन का भी है, जिसकी आंखें इंसाफ की राह तक रही हैं। ये आंखें समाज से आज भी सवाल कर रही हैं कि आखिर उसका क्या कसूर था जो इस उम्र में उसे बेवा बना दिया गया और इसकी हंसती खेलती जिंदगी को उजाड़ दिया गया। ये पूछ रही है कि आखिर इंसाफ के रखवालों से ही वो इंसाफ के लिए भला कैसे जद्दोजहद करे। इंसाफ चाहते हैं, बस मुजरिमों को फांसी की सजा हो, बस यही चाहते हैं। फिर से दफा 302 लगाया गया, तब हम लोगों को थोड़ी खुशी मिली है अभी कि अब कुछ इंसाफ हम लोगों को मिल पाने की उम्मीद है। वाज़ेह है कि शाइस्ता का ताल्लुक बेहद गरीब घराने से है। इसके वालिद दिमागी तौर पर माजूर हैं, वालिदा दिल की मरीजा हैं, जबकि इससे छोटे 2 बहन और 2 भाई हैं। सास और ससुर शादी से कबल ही रहलत कर चुके हैं। ऐसे में शाइस्ता अपने मायके में रहने को मजबूर है। सिस्टम सबसे बड़ा है और जो एविडेंस है उस एविडेंस से अगर कोई भी सांसद हो या विधायक हो या मंत्री संतरी जो भी हो, कोई इसको बाईपास नहीं कर सकता है। सिस्टम सब पे भारी है और सिस्टम के तहत ही इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस शाइस्ता को इंसाफ मिलेगा। शाइस्ता का कहना है कि इस दर्दनाक सानहे के बावजूद हुकूमत के जरिए कोई मदद नहीं की गई है। अब इसकी नजर सिर्फ अदालत पर टिकी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रांची से नौशाद आलम की रिपोर्ट।